अब हम इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। देखें, ये मेरी फ़ील्ड भी है और असल में जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो था भी आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताना था। बाकी चीज़ें तो आपको और भी काफ़ी जगहों से मिल जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। अच्छा, अब भले पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान एयर फोर्स हो, इन तीनों के लिए सबसे पहले आपने अगर अप्लाई करना है तो तकरीबन साल में 2 दफ़ा रेगुलर कमीशन। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनिशियल की या ISSB के जितने भी टेस्ट के बारे में तफसील से बात करूँगा तो वो इन तीनों फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। टेस्ट में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक बेसिक जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हो सकते हैं। ये जो इनिशियल का टेस्ट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप जितनी दफ़ा चाहें दे सकते हैं। इसमें भले आप फेल भी होते रहें, लेकिन ISSB में जाने के बाद आपके पास सिर्फ 2 चांस। कंप्यूटर पे ही एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट भी बोलते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, पुशअप्स आपसे करवाएंगे, चिन अप्स करवाएंगे, इसके अलावा डिच क्रॉसिंग भी अक्सर होगी। अगर आप कुछ एकेडमी में कुछ थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है एकेडमीज़ में। असल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अली, द इक्लेक्टिक काउंसलिंग सेंटर इस्लामाबाद से। हमारे मुल्क में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये हमारी एक रिवायत है कि हमारे नौजवान ज़्यादातर तमाम जॉब्स में या प्रोफेशंस में आर्मी में जाने को तरजीह देते हैं। आर्मी में जाने के लिए अमूमन आपको इंटरमीडिएट के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे कमीशन का एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये कमीशन का एग्ज़ाम पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी तीनों में रेगुलर कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, इवन प्रोफेशनल किस्म के शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की इंडक्शन होती है, उसके लिए भी सिलेक्शन का सारा प्रोसेस इसी तरह होता है। और इन तीनों फोर्सेस में ज्वाइनिंग के लिए हमें ISSB के एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज मैं इसी बारे में तफसील से बात करूँगा और वीडियो के पहले हिस्से में थोड़ी सी बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और इन जॉब्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कमीशन वगैरह की। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इनिशियल टेस्ट की बात करेंगे और वीडियो के तीसरे हिस्से में हम ISSB की बात करेंगे। और इसके बाद फिर मैं जो मेरी अपनी फ़ील्ड है साइकोलॉजी की और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों को इब्तदाई टेस्ट वगैरह की मालूमात हैं वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब भले पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान एयर फोर्स हो, इन तीनों के लिए सबसे पहले आपने अगर अप्लाई करना है तो तकरीबन साल में 2 दफ़ा रेगुलर कमीशन आते हैं और इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी आते हैं। और प्रोफेशनल इंडक्शन के लिए जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए, इनके लिए भी साल में 1 से 2 मरतबा ये एडवर्टीज़मेंट आती रहती है। और जब आपने अप्लाई करना है तो आप ये वेबसाइट्स के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अखबार में भी लिखा होगा जब ऐड आएगा। इसके अलावा आप रेगुलरली खुद से वेबसाइट्स इनकी विज़िट कर सकते हैं, जिनमें आर्मी के लिए है joinpakarmy.gov.pk, इसी तरह नेवी के लिए है joinpaknavy.gov.pk और इसी तरह एयर फोर्स के लिए है joinpaf.gov.pk। तो इन वेबसाइट्स को आप रेगुलरली विज़िट करें और यहीं से ऑनलाइन आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर्स भी तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, इन तीनों फोर्सेस के लिए जितने भी किस्म के रेगुलर कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन आ रहे होते हैं, उन सब का एक ही प्रोसेस है। पहले इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद ISSB, और तकरीबन एक ही तरह से इन दोनों टेस्टों में से गुजारा जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब मैं इनिशियल की या ISSB के जितने भी टेस्ट के बारे में तफसील से बात करूँगा तो वो इन तीनों फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले मैंने एक एग्ज़ाम्स के लिए अलग से एक तफसीली वीडियो बना दी है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम टिप्स के नाम से। आपकी स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर पे ये वीडियो नज़र आ रही होगी, इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इनिशियल के टेस्ट में सबसे पहले दिन आपका एक एकेडमिक टेस्ट होता है।
एकेडमिक टेस्ट में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक बेसिक जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हो सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के हो सकते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसके लिए बुक्स भी मिल जाती हैं और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं चीज़ें, तो थोड़ी सी इसके लिए प्रिपरेशन करके जाएँ। अमूमन होता यह है कि चूँकि इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं बनाया गया वाज़िया तौर पे, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसी पहले टेस्ट में फ़ेल भी हो जाते हैं। इस तरह से आपके 6 मंथ्स ज़ाया हो जाते हैं और आपको फिर दोबारा से अप्लाई करना होता है। ये जो इनिशियल का टेस्ट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप जितनी दफ़ा चाहें दे सकते हैं, इसमें भले आप फ़ेल भी होते रहें। लेकिन ISSB में जाने के बाद आपके पास सिर्फ 2 चांसेस होते हैं, ये जो रेगुलर कमीशन है खासकर उसके लिए। तो ISSB का टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियल के टेस्ट में अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं, आप दोबारा से अप्लाई करें। अच्छा, एकेडमिक टेस्ट के साथ ही पहले दिन जब आप पास हो जाते हैं, ये टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर कीबोर्ड माउस वगैरह का नाउ हाउ होना चाहिए। इसके साथ ही फिर वहीं पे कंप्यूटर पे ही एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। ये है कि इसमें खासकर जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी बुक्स वगैरह से देखना चाहिए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और IQ टेस्ट और इंटेलिजेंस के टेस्ट के नाम से कुछ आपको ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर एकदम आपके सामने आए तो हो सकता है आपको समझ ना आए कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। जब इसमें से भी आप पास हो जाएं तो फिर उसके बाद आपका इनिशियल में फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, पुशअप्स आपसे करवाएंगे, चिन अप्स करवाएंगे, इसके अलावा डिच क्रॉसिंग भी अक्सर होती है, तो इन चीज़ों की भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएं। फिर इसके बाद आपका इनिशियल का इंटरव्यू होगा और इनिशियल के इंटरव्यू के में अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको ISSB में भेजा जाएगा। अब इसीलिए चूँकि ये इतना लंबा प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में शायद और किसी भी जॉब में सिलेक्शन के लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सीरियस लें और थोड़ी सी आप मेहनत करें तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद फिर ISSB में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 दिन रहना होता है। इनिशियल के टेस्ट के तकरीबन 1 महीने के अंदर या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो आपको ISSB का कॉल लेटर आता है और आपने फिर तकरीबन 4 से 5 दिन वहीं रहना होता है। वहाँ पे 3 डायमेंशंस में आपको देखा जाता है। एक होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और दूसरा GTO डायमेंशन में आपको आउटडोर टास्क आपसे करवाए जाते हैं और तीसरा प्रेसिडेंट ISSB या वाइस प्रेसिडेंट ISSB आपके कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। अब इन तीनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो GTO या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है वो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हैं ये देख रहा होता है, एज ए टीम लीडर आप कैसे काम करते हैं ये देख रहा होता है, एज ए टीम मेंबर आप कैसे काम करते हैं ये देख रहा होता है, और एज ए सबॉर्डिनेट आप कैसे काम करते हैं ये भी देख रहा होता है। तो इसके लिए अगर आप शुरू से गेम्स खेलते हैं और इस तरह की सोशल सिचुएशंस में रहते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, अगर आप उसमें इंगेज होते हैं तो ये चीज़ आपके लिए कुछ आसान होगी। वो लोग जो सिर्फ बुक्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं ये चीज़ उनके लिए मुश्किल है। तो ये आर्मी का टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ें बहुत ज़्यादा तो आप सिलेक्शन हो जाए आपकी, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहें, जॉगिंग करते रहें, फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दें तो आप इसको क्लियर कर दें। बल्कि इसकी बजाय आपको पढ़ना भी है, आपको फ़िज़िकली भी अपने आप को फ़िट रखना है और आपको अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली भी फ़िट रखना है इस टेस्ट के लिए। तो GTO डायमेंशन के लिए आप अगर अब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो आप गेम्स वगैरह में हिस्सा लें, जैसे फ़ुटबॉल है, हॉकी है। तो इस तरह जब आप एक गेम में दूसरे लोगों के साथ एक टीम में काम करेंगे तो ये स्किल्स आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा GTO आपकी ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं। इस ग्रुप डिस्कशन में ये देखा जाता है कि आपकी ये सलाहियत कैसी है कि आप लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, अपनी बात मनवाने की सलाहियत आप में कितनी है, अखलाकियात कैसे हैं आपके। तो इसके लिए भी आप कुछ डिस्कशंस आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और इस बारे में आप दूसरे लोगों से मालूमात भी ले सकते हैं कि आपस में गुफ्तगू करने का क्या फ़न होता है और अपनी बात मनवाने का क्या तरीका होता है कि आप बग़ैर लड़े, बग़ैर झगड़ा किए, बग़ैर गुस्सा किए आप लॉजिकली अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं।
इसके अलावा फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है और आईएसएसबी से पहले भी आपका एक इनिशियल इंटरव्यू भी होता है। तो इन दोनों इंटरव्यूज़ के लिए आप अपनी कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आपकी जो बाल हैं वो प्रॉपरली हेयर कट आपका होना चाहिए, छोटे बाल जैसे होते हैं मुनासिब से। अगर लंबे लंबे बाल रख के जाएंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। इवन हो सकता है कि आपको आईएसएसबी से पहले ही वापस भेज दिया जाए आपके लंबे बालों की वजह से। तो आप प्रॉपर हेयर कट करके जाएं और इसके अलावा आप इंटरव्यू में जाते हुए अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, जो प्रॉपर ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए वो ड्रेसिंग करके जाएं। और रूम में जाने से पहले आप इजाज़त लें और इसी तरह बैठने से भी खुद से ना बैठें बल्कि इंतज़ार करें या पूछ लें उनसे कि मैं बैठ सकता हूँ, और फिर बैठें। और फिर इंटरव्यू में आप इधर उधर ना देखें बल्कि फ़ोकस्ड रहें, अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। और कुछ और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप कोई भी आपका इंटरव्यू है तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए। ज़्यादा बात को लंबा ना करें। अगर आप ज़्यादा घुमाएं फिराएंगे बात को, ज़्यादा लंबा आंसर देंगे तो फिर वो भी आपके अंदर के कन्फ्लिक्ट्स को शो करेगा। और इसी तरह बाद वक़्त ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो जो चीज़ आपको ना आती हो उसका भी जवाब देना ये भी एक फ़न है और ये इंतहाई ज़रूरी भी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो स्ट्रेट फारवर्ड रिप्लाई दें कि सर मैं इस बारे में नहीं जानता, या मुझे इसको देखने की ज़रूरत है, या मैंने देखा था अभी मुझे याद नहीं है। गलत जवाब देने से बिल्कुल बहुत बेहतर है कि आप इस तरह से स्ट्रेट फारवर्ड आंसर दें कि मुझे अभी याद नहीं। ज़ाहिरी बात है हम इंसान हैं, अक्सर चीज़ें हर वक्त हमारे माइंड में नहीं हो सकती, हम कुछ भूल भी सकते हैं। तो लेकिन अगर आप सही तरीके से जवाब देंगे तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको गलत जवाब दें या गलत जवाब दे के आप अपनी बात पे डट जाएं कि नहीं मैंने जो बताया है ये बिल्कुल सही है, ये भी सही तरीका नहीं है, इस तरह से भी आपका एक नेगेटिव इमेज बन सकता है। तो ये इंटरव्यू की कुछ चीज़ें थीं। इसके अलावा डे 1 से आपको कुछ काम करने हैं, यानी जब आपने इरादा कर लिया कि अब मैं फोर्सेस के इस टेस्ट के लिए अप्लाई करूँगा, तो आपको कुछ काम करने हैं। वो काम आपके इनिशियल के टेस्ट में भी काम आएंगे और आपके आईएसएसबी में भी काम आएंगे। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप एक तो जो रेलिवेंट एकेडमिक वगैरह जनरल नॉलेज वगैरह की बुक्स पढ़ें और अपनी इंग्लिश अच्छी करें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस करें, और डेली आप जॉगिंग करें। अक्सर वो डिच क्रॉसिंग वगैरह का मसला होता है तो वहाँ पे वो डिच क्रॉसिंग मुश्किल हो जाती है, तो कुछ आप लॉन्ग जंप करने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप स्पोर्ट्स का मैंने बताया कि आप कुछ गेम्स खेलें, और किताबें पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। यानी एकेडमिक बुक्स के अलावा भी आप जनरल नॉलेज की और सक्सेस के मतलब और मोटिवेशनल कुछ बुक्स होती हैं वो चीज़ें पढ़ते रहें और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने की कोशिश करें। और इसके अलावा अपना इस्लामिक नॉलेज भी इंक्रीज़ करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह टाइम से उठें, कुछ अच्छी आदत अपनाएं, ताकि जब आप जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी, जब अच्छी पर्सनैलिटी लेके जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सेलेक्ट हो सकें। अब हम इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। देखें ये मेरी फ़ील्ड भी है और असल में जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो था भी आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताना था। बाकी चीज़ें तो आपको और भी काफ़ी जगहों से मिल जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। देखें आपको पता होगा कि फ़ोर्सेस में जब ऐड आता है उसमें भी ये लिखा होता है, और ये फ़ोर्सेस या आईएसएसबी के इदारे ये मना करते हैं कि आप किसी ऐसी एकेडमी में प्रिपरेशन के लिए ना जाएं जहां पे आईएसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जाती हो। उसमें जो मेन रीज़न है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है। देखें अब एक बच्चा एक प्रैक्टिस करके गया है, भले वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है भले वो फ़िज़िकल टेस्ट है, और एक बच्चा बिल्कुल उसके बगैर गया है। हो सकता है कि वो बच्चा जो इन चीज़ों की ट्रेनिंग लिए बगैर गया है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, लेकिन वहाँ पे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो बच्चा ये चीज़ें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके गया है उसके लिए टेस्ट आसान हो जाएगा। तो इदारों ने ये देखना है कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट्स आएँ बजाय इसके कि वो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हों। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एकेडमिक टेस्ट की या फ़िज़िकल टेस्ट की या जैसे जो जीटीओ वगैरह के टास्क होते हैं उसके लिए अगर आप कुछ एकेडमी में कुछ थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। एकेडमीज़ में असल मसला साइकोलॉजिकल टेस्ट का है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी को देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हों। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप बड़े ज़हीन हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सूटेबल ना हों, क्योंकि उनको कुछ
मखसूस किस्म की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स चाहिए होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसी चीज़ को देखा जाता है। अब अगर आप रिस्पॉन्स को फेक करना सीखें, जैसा कि एकेडमीज़ में सिखाया जाता है, एकेडमीज़ में क्या सिखाया जाता है कि जब साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा तो फ़लाँ सेंटेंस को आपने इस तरह से कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट सेंटेंस को, फ़लाँ स्टोरी पे आपने इस तरह की स्टोरी लिखनी है, इस तरह की नहीं लिखनी, फ़लाँ वर्ड पे जो आपने सेंटेंस बनाना है तो इस तरह का बनाना है या इस तरह का नहीं बनाना। इवन बाज़ औक़ात तो सेंटेंस उन्होंने आपको याद करवाने या रटाने शुरू कर देते हैं। ये है असल में रिस्पॉन्स को फ़ेक करना साइकोलॉजिकल टेस्ट में। जब आप रिस्पॉन्स को फ़ेक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है वो उनके सामने पेश नहीं कर रहे, और फिर कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ पकड़ी भी जाती है। देखें, ISSP टेस्ट में अगर आपकी एबिलिटी में कुछ कमी है, नॉलेज में कुछ कमी है, तो ये तो शायद काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन आपका झूठ बोलना, आपका धोखेबाज होना, आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह के मोरल इश्यूज़ होना, ये कतई तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं है, और इसकी वजह से आपकी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप एकेडमीज़ में ये चीज़ें करके गए हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये चीज़ें पकड़े भी आप जाएंगे, सामने आ जाएंगी, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो अब इसका हल क्या है कि अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी ना करें तो फिर क्या किया जाए? इसका हल ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें, अच्छी आदत अपनाएं, बुरी आदत को छोड़ें। जैसे बुरी आदत में जैसे क्या है, जैसे गालियाँ देना, फहश फिल्में देखना, जैसे टिकटॉक पे सारा दिन टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया पे सारा दिन टाइम वेस्ट करना, इस तरह जराइम पेशा अफराद के साथ मिलना, नशा करना, इस तरह की वो सारी चीज़ें बुरी आदत में आती हैं। और दूसरी तरफ अखलाकियात या अच्छी आदत क्या हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, आप बुनियादी दीन का इल्म हासिल करें, आप सुबह टाइम से उठें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, आप झूठ ना बोलें, आप धोखा ना देते हों, आप दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हों, तो अपने अंदर इस तरह की अच्छी आदत अपनाएं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, या आपके माइंड में कोई शदीद नौयत का ऐसा साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ना हो कि जब आप आर्मी की लाइफ में जाएं तो आपके लिए या आपके इदारे के लिए परेशानी का बायस बने, या आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असरअंदाज हो। तो इसको चेंज करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको डिस्कवर किया जा सकता है और किसी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ ये भी है कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ सेशंस लेके ये देख सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा मसला तो नहीं है। इवन आप हमारे पास भी आ सकते हैं। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमसे भी सेशंस ले सकते हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं आपको कोई ISSP की ट्रेनिंग दूंगा या तैयारी करवाऊंगा साइकोलॉजिकल टेस्ट की, बल्कि इसकी बजाय आप इस नीयत से जा सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास कि मैं कुछ सेशंस लेना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट तो नहीं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस तरह कुछ सेशंस लेके आप इन चीज़ों को डिस्कवर भी कर सकते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतर बनाने में, आपकी पर्सनैलिटी से नेगेटिविटी को कम करने में और पॉजिटिविटी को ज़्यादा करने में एक साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप बजाय इसके कि रिस्पॉन्स को फेक करना सीखें किसी एकेडमी में जाके, उसकी बजाय आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके तो सेशंस लेके अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी सोहबत अच्छी रखें। बुरी सोहबत का असर होता है, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचें। अच्छे नेक पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे दोस्त, टीचर्स, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, ख़ानदान में जो कोई बड़े लोग हैं उनके पास बैठें, उनसे सीखें, और किताब से बड़ा टीचर और कोई हो नहीं सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स का मुताला करना शुरू करें। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके इंटरव्यू के लिए भी और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी, वो ये है कि अक्सर बंदे ये सोच के जा रहे होते हैं कि जी मैं तो हर सूरत आर्मी में जाना चाहता हूँ, और अगर मेरी इंडक्शन ना हुई तो पता नहीं मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं मुल्क छोड़ जाऊँगा, मैं कोई और काम नहीं करूँगा, मैं उदास हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सामने ला रही हैं। यानी अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिट नहीं हैं फोर्सेस के लिए। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, ये एक चांस है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो मैं इंशाल्लाह इस पर भी बना दूंगा कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर आपके पास लाइफ में क्या ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप नेगेटिव ना सोचें कि मैं पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं तो कुछ और लाइफ में करना ही नहीं चाहता, मैं तो हर सूरत आर्मी में जाना चाहता हूँ। एक दोस्त ने एक वाक़या मुझे सुनाया कि उनके कोई कज़न थे, तो वो इसी तरह से उनकी थिंकिंग थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो नॉट रिकमेंड हुए तो वो अब तक इतना ज़्यादा उन्होंने
अपने माइंड पे लिया इस चीज़ को और वो मुल्क छोड़ के चले गए, और अब तक वो कहते हैं कि ये मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और वो बड़े कुछ अर्से के लिए मायूसी में चले गए थे। मैंने उन भाई से कहा कि अब देखें कि अगर एक शख्स इस तरह की सोच रखता है और वो ISSB में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो इतने अरसे के लिए शदीद मायूसी में चला गया है, तो आप ख़ुद देखें कि वो साइकोलॉजिकली वो बंदा नॉर्मल नहीं है, फिट नहीं है। फोर्सेस में आपकी लाइफ बड़ी टफ़ किस्म की लाइफ होती है, तो अब एक बंदा जो साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं है तो वो ISSB में कैसे सिलेक्ट होगा। तो इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी को निकालें कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप आगे पढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में बड़ी ऑप्शंस हैं। एक तो इस चीज़ को कंट्रोल करें, और दूसरी ये कि ऐसा इंटरव्यू में देखा गया है कि इंटरव्यू से पहले जनाब लड़के ऐसे दिल पे हाथ रख के खड़े हैं, हाँ एक पता नहीं क्या होने लगा है, और जनाब खौफ के मारे जनाब टांगें कांप रही हैं। तो फिर आप अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर आप इस इदारे में क्या करने आए हैं, फिर आप किसी कहीं और जा सकते हैं। तो अपने अंदर ज़रा थोड़ी बहादुरी पैदा करें, थोड़ा अपना दिल मजबूत करें आप, कि आप फोर्सेस के टेस्ट के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू से पहले आप बोलें कि हमारी टांगें कांप रही हैं, हमें पसीना आ रहा है। तो ये भी अपने अंदर से इस चीज़ को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। इसके अलावा फिर ISSB में जब आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात री ऑब्स्टेकल या री इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। यहाँ पे भी आपको बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। री इंटरव्यू अमूमन जो लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, लेकिन एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे बात बताई कि री इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपके टेस्ट कैसे हुए हैं, कैसा रहा आपका ये सारा एक्सपीरियंस। तो उसने ना बड़ा रूड सा एकदम से जवाब दिया, बस सर हो गए हैं। तो वो फिर उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। इसी तरह जब आपका री ऑब्स्टेकल हो या GTO में एक कमांड टास्क होता है, जब इसके लिए आपको दोबारा से बुलाएं तो आप फ़ौरी तौर पे अलर्ट हो जाएं कि जब पहली दफ़ा मैं टेस्ट में इन टास्क में था, ऑब्स्टेकल्स में या कमांड टास्क में, तो उस टाइम मैंने किस तरीके से बिहेव किया था, कहीं मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं थी। तो जब आपको दोबारा बुलाया जाए तो पूरी कोशिश करें कि अपनी उस गलती को दूर करके दोबारा बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, ताकि आपकी सिलेक्शन में ये आपके काम आ सके। तो ये आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जाना यकीनन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छी जॉब ये समझी जाती है। तो आपके पास चांस है, 2 चांसेस होते हैं, आप अपने चांस को अवेल करें, लेकिन माइंड यही रखें कि ऐसा ना हो कि आप बोलें कि मेरी लाइफ में सिर्फ यही ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो या ना हो। आपको बगैर बताए रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड का लेटर भेजा जाता है। तो आप मायूस हो के ना जाएँ, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाएँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, अगर मेरी तकदीर में हुआ तो मुझे मिल जाएगा, अगर ना मिला तो मैं लाइफ में कुछ और करूँगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छी तैयारी करके आप टेस्ट देने के लिए जाएं। अगर आपके हक़ में बेहतर है तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।